नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए निर्धारित हिंदी के पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता के प्रश्नोत्तर को बनाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस कविता के भावार्थ को समझने का प्रयास किया था। उम्मीद है वो भावार्थ आपकी समझ में आई होगी और आप उससे संबंधित नोट्स भी बनाए होंगे। खैर, आगे हम लोग अभी चलते हैं, देखते हैं कि इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न क्या हैं और उसके प्रश्नोत्तर क्या होंगे। अब इस पाठ के सबसे पहले ऊपर कुछ प्रश्न दिए गए, 4 प्रश्न दिए गए हैं मौखिक के रूप में। इसमें हम लोग देखें तो सबसे ऊपर में पहला प्रश्न है कि जीवन रूपी वन में कौन सी ऋतु अभी अभी आई है। पहला सवाल, जीवन रूपी वन में कौन सी ऋतु अभी अभी आई है। तो इसका जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता के अनुसार जीवन रूपी वन में अभी अभी बसंत ऋतु आई है। देखिए, मौखिक सवाल है, ये बहुत लंबा इसके जवाब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा में इसका जवाब हम लोगों को लिखना है। इसीलिए ये जो सवाल है, जीवन रूपी वन में कौन सी ऋतु अभी अभी आई है, तो इस सवाल के जवाब में हम लोग लिखेंगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता के अनुसार जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत ऋतु आई है। क्लियर। दूसरा सवाल है कि स्वप्न मृदुल कर से क्या तात्पर्य है। कवि का स्वप्न मृदुल कर से क्या तात्पर्य है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे या लिख सकते हैं, स्वप्न मृदुल कर से कवि का मतलब खुली आंखों से एक ऐसे सपने देखने से है जिसमें आशा और उम्मीदों का संचार होता हो। बात समझ में आ रही है। लिखते चलें इसको, कवि का स्वप्न मृदुल कर से क्या तात्पर्य है। तो इसके जवाब में हम लोग लिख सकते हैं या लिखेंगे, स्वप्न मृदुल कर से कवि का मतलब खुली आंखों से एक ऐसे सपना देखने से है जिसमें आशा और उम्मीदों का संचार होता हो। क्लियर। तीसरा सवाल है, मौखिक का तीसरा सवाल है, कवि जीवन के किस चरण की बात कर रहा है। कवि जीवन के किस चरण की बात कर रहा है। तो इसके जवाब होंगे, कवि इस कविता में जीवन के प्रथम चरण की बात कर रहा है। जीवन के प्रथम चरण की बात कर रहा है कवि। क्लियर। मौखिक का चौथा और अंतिम सवाल है कि कवि किस आधार पर मृत्यु की निकटता को नकार रहा है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, कवि इस कविता में जीवन की संभावनाओं के आधार पर मृत्यु की निकटता को नकार रहा है। फिर एक बार समझ लें, कवि किस आधार पर मृत्यु की निकटता को नकार रहा है। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि इस कविता में जीवन की संभावनाओं के आधार पर मृत्यु की निकटता को नकार रहा है। क्लियर। इसको लिखते चले आप लोग। आगे इससे थोड़े लंबा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जो कलम से कॉलम बना हुआ इसमें जो सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, उसमें पहला सवाल है कि इस कविता में कवि ने डालियों, कलियों और हरे हरे पत्तों को किसका प्रतीक बनाया है। इस कविता में कवि ने डालियों, कलियों और हरे हरे पत्तों को किसका प्रतीक बनाया है। इसके जवाब होंगे, कवि ने इस कविता में डालियों, कलियों और हरे हरे पत्तों को जीवन के आरंभ का प्रतीक बनाया है। इन कहते हैं ना, डालियों, कलियों और हरे हरे पत्तों को जीवन के आरंभ का प्रतीक बनाया है। क्लियर। दूसरा सवाल है, कवि अनंत का द्वार किन्हें दिखाना चाहता है। कवि अनंत का द्वार किन्हें दिखाना चाहता है। तो इसके उत्तर होंगे, कवि जीवन की परेशानियों से निराश लोगों को आशाओं के अनंत द्वार को दिखाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है।
दूसरा सवाल है कि कवि अनंत का द्वार किन्हें दिखाना चाहते हैं। तो इसके जवाब होंगे, कवि जीवन की परेशानियों से निराश लोगों को आशाओं के अनंत द्वार को दिखाना चाहते हैं। क्लियर। तीसरा सवाल है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संकल्प प्रकट करता है। इस कविता के माध्यम से कवि जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी नहीं हार मानने के अपने अटल संकल्प को प्रकट करता है। ठीक समझे। सवाल एक बार फिर समझें कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या संकल्प प्रकट करता है। एक बार फिर, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संकल्प प्रकट करता है। तो इस सवाल के जवाब में हम लोग लिखेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि जीवन में आने वाली परेशानियों से कभी नहीं हार मानने के अपने अटल संकल्प को प्रकट करता है। क्लियर। चौथा सवाल है कि यह कविता क्या संदेश प्रस्तुत करती है। यह कविता क्या संदेश प्रस्तुत करती है। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे कि यह कविता बताती है, यह कविता बताती है कि जीवन में परेशानियां और निराशाएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन इंसान का कर्तव्य है कि वह इनको सहकर भी जीवन में या जीवन को सरस और सरल बनाने का प्रयास करें। इस कविता में कवि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने की अदम्य आकांक्षा प्रकट करता है। एक बार फिर सवाल को समझे। सवाल 4 है, ये चौथे नंबर का सवाल है। इसमें कविता के संदेश के बारे में पूछा जा रहा है और सवाल है, यह कविता क्या संदेश प्रस्तुत करती है। तो इसके जवाब होंगे कि यह कविता बताती है कि जीवन में परेशानियां और निराशाएं तो आती रहती हैं, लेकिन इंसान का कर्तव्य है कि वह इनको सहकर भी जीवन को सरस और सरल बनाने का प्रयास करे। इस कविता में कवि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने की अदम्य आकांक्षा प्रकट करता है। क्लियर। इसके बाद नीचे इस कविता के कविता से संबंधित कुछ पंक्तियाँ नीचे दिए गए हैं और उनके भाव स्पष्ट करने के लिए या उसके आशय पूछा जा रहा है। जैसे जो पंक्ति दिए गए हैं उसमें है कि हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। एक बार फिर समझे कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो यह पंक्ति कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता से उद्धृत है, जहाँ इन पंक्तियों में निराला ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली हुई कलियां मानो अब तक सो रही हैं, जिसे जगाने के लिए वे वहां सूरज को खींच लाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रंगहीन और रसहीन जीवन वाले लोगों के लिए उन्होंने यहाँ कली शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात मन से हारे हुए निराश लोगों को सोई हुई कलियों या कलियां कहा है। ऐसे लोगों की बेहतरी के लिए वे कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार वे अपने प्रेरणा रूपी सूरज से निराश लोगों के मन में उत्साह और उमंग भर देना चाहते हैं। मतलब जीवन से हार मान चुके लोगों को एक नया जीवन दान देना चाहते हैं। क्लियर। आगे है कि मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। इस पंक्ति के भी आशय पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इसके आशय स्पष्ट करते हुए हम लिख सकते हैं या हम लोग लिख सकते हैं, ये पंक्तियाँ भी ध्वनि शीर्षक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि आशावादी होकर कहते हैं
कि अभी ये उनके जीवन का प्रथम चरण है। उनके जीवन में अभी तो बस केवल उल्लास, उत्साह और उमंग ही भरे हुए है। इसमें कहीं न तो लेस मात्र का निराशा है और न ही जीवन की वो थकान जिससे अक्सर लोग हार जाते हैं। कवि की माने तो पूरा जीवन अभी बाकी पड़ा है। स्वर्ण किरण से उनके बालक मन को बहुत कुछ करना है अभी। कवि अपनी इन पंक्तियों में किसी भी परिस्थिति में जीवन में हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्लियर? अब शब्दबोध में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके समानार्थक शब्द लिखने के लिए आपसे कहा गया है। मृदुल का कोमल होगा, निद्रित का सुप्त, बनाते चले इसको, लिखते चले। मृदुल का कोमल, निद्रित का सुप्त, सहर्ष का हर्षयुक्त, राग का मतलब लगाव, बंधु, भाई, और दिगंत का क्षितिज। क्लियर? अब 2 नंबर में कहा गया है कि इन शब्दों का एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हर के एक ही कहते हैं पर्यायवाची। अगला पर्यायवाची क्या होगा वो लिखने के लिए। जंगल, अरण्य, विपिन। इन जंगल, अरण्य, विपिन 3 हैं। चौथा पूछा रहा है इसका और एक पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो वन लिख सकते हैं आप। आगे है फूल, पुष्प, सुमन। फूल, पुष्प, सुमन के आगे इनके पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं, तो आप इसके बदले में कुसुम लिख सकते हैं यहाँ। अब है कि स्वर्गवास, मौत, देहांत, ये 3 पर्यायवाची हैं। इनके आगे क्या होगा, तो आप इसकी जगह पर निधन लिख सकते हैं। फिर शरीर, देह और काया, इसके आगे आप गात लिख सकते हैं। बच्चा, बाल, लड़का, इसके आगे आप शिशु लिख सकते हैं। नया, नूतन, नवीन, इसके आगे आप नव लिख सकते हैं। मतलब वन, विपिन, निधन, गात, शिशु और नव, ये आप एक एक पर्यायवाची सबके लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे आइए। अब इसके बाद देखते हैं विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं। कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उसके विलोम आपसे पूछे जा रहे हैं। अंत का विलोम क्या हो गया, तो अंत का विलोम आरंभ, कोमल का विलोम कठोर, अमृत का विलोम विष, और जीवन का विलोम मतलब उल्टा मृत्यु होगा। क्लियर? अब व्याकरण बोध। में हम लोग देखें कि उसमें है कि जब एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग होता है, एक ही शब्द का जब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो, तो ऐसे शब्द युग्म को, ऐसे शब्दों के शब्द युग्म को पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं। फिर से समझे, जब एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किए जाएं या एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किए जाते हो, तो ऐसे शब्द युग्म को पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, ये दिए जा रहे हैं, उसके अर्थ आपसे पूछे जा रहे हैं और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ हम लोग देखें तो अभी अभी, तो अभी अभी है मतलब है, इसका मतलब होगा कि अभी तुरंत, अभी तुरंत। ठीक है, इसको वाक्य में प्रयोग करें तो क्या हो सकता है इसका, हम लिख सकते हैं वे अभी अभी, वे अभी अभी ही तो आए, वे अभी अभी आए हैं, आए हैं।
क्लियर। दूसरा स्थान, स्थान, इसका अगर देखें तो इसका मतलब होता है हर जगह। अब यहाँ पर अब एक वाक्य बनाना है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अब हम लोग लिख सकते हैं, अब स्थान स्थान पर परचून की दुकान मिल जाती, दुकानें मिल जाती हैं। दुकानें मिल जाती हैं, ठीक। इसी तरह अब है कि डाल डाल, इसका मतलब होता है आगे। मतलब किसी के आगे होना, किसी के आगे होना। कहते हैं ना कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। ठीक है। किनारे किनारे, इसका मतलब होगा सामने नहीं आना। नहीं आना। इसका वाक्य क्या हो सकता है? लिख सकते हैं ना, उस समय वे किनारे किनारे ही रहे। क्लियर। अब है खुशी खुशी, इसका मतलब होता है प्रसन्नता से, प्रसन्नता पूर्वक। पूर्वक, ठीक है।
एक वक्त कि मेरे कहने पर वह खुशी खुशी पढ़ने बैठ गया। क्लियर। अब जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ जो दिए गए हैं, एक बात तो समझ में आ गया होगा कि जब एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया जाए, एक ही शब्द को, तो फिर ऐसे शब्द युग्म को पूर्ण पुनरुक्त शब्द कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब नीचे कुछ ऐसे शब्द युग्म दिए गए हैं उससे आपको उसके अर्थ भी बताने हैं और फिर उससे वाक्य भी बनाने हैं। जैसे अभी अभी है, इसका मतलब होता है कि अभी तुरंत। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि ये अभी अभी आया है। हो सकता है इसके बदले आप दूसरे वाक्य भी हो, आप दूसरे भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो बताया वही केवल आपको बनाना है। अब है कि स्थान, इसका मतलब होता है हर जगह। अब स्थान पर परचून की दुकानें मिल जाती हैं। इसी तरह कोई दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। तीसरा आपका है कि डाल, इसका मतलब होता है किसी के आगे होना। मतलब ये कि जैसे कहते हैं ना हम लोग, तू डाल तो मैं पात, तू डाल तो मैं पात। इसी तरह किनारे, जिसका मतलब होता है सामने नहीं आना, मतलब पीछे रहना, सामने नहीं पीछे रहना, पीछे भागना। तो उस समय वे किनारे ही रहे। ऐसा भी एक वाक्य हो सकता है। कोई दूसरा भी आप बना सकते हैं। खुशी, इसका मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, यानी प्रसन्न होकर के। ठीक है। जैसे इसमें हो सकता है कि मेरे कहने पर वह खुशी पढ़ने बैठ गया। क्लियर। अब है कि निम्नलिखित तत्सम शब्द के कह रहे हैं कि उसका तद्भव बताना। कुछ शब्द नीचे दिए गए, उसके कह रहा है आपसे तद्भव पूछा जा रहा है। उन शब्दों के तद्भव रूप क्या होंगे। अग्नि संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है आग, इसका तद्भव होगा आग। आम्र का आम, उल्लुक का उल्लू, पक्षी का पंछी, दधी का दही, मृत्यु का मर, माने मर जाना जो बोलते हैं ना हम लोग, वो। अश्रु का आंसू, हस्त का हाथ, सत्य का सच, सर्प उसका सांप। क्लियर। अब एक सवाल और है, उस आपकी किताब में दिए गए हैं कि रचनात्मक क्रियाकलाप दिया गया है। उसमें कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ऐसी ही कुछ अन्य कविताएं भी लिखी है, उनको संकलित कीजिए। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पर एक कविता उनके द्वारा जो लिखी गई है वो मैं दे रहा हूँ, उसको आप देखिए। कहते हैं कि गीत गाने दो मुझे तो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, कचोट खाकर राह चलते, चोट खाकर राह चलते, या कचोट नहीं, चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे, होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग, हाथ जो पाथे थे ठग, ठाकुर ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। क्लियर। इसे आप इन पंक्तियों का आप लिख सकते हैं उसके जगह पर। ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। इसी तरह आगे है, निराला जी के जीवन तथा कृतियां के विषय में जानिए तथा लिखिए। निराला जी के जीवन तथा कृतित्व के विषय में जानिए तथा लिखिए। इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में सन 1899 के 21 फरवरी को हुआ था, जबकि उनका निधन 15 अक्टूबर 1971 में हुआ। निराला जी की रचनाओं में क्रांति,
विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति एक साथ दिखाई देती है। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के जैसे महान लोग उनके आदर्श थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी वे हमेशा साहित्य सृजना में लगे रहे, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब जो अंतिम है वो ये कि कुछ पंक्तियाँ दी गई है और पूछा गया है कि ये किस कवि के द्वारा लिखी गई है। हालांकि इस कविता का नाम दिया गया है, कविता का नाम है फूल और कांटा। इसकी पंक्तियाँ हैं कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौध उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कविता फूल और कांटा है और इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। याद रखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये थे ध्वनि शीर्षक कविता के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तर आपकी समझ में आया होगा। आप इसके आधार पर बेहतर तरीके से प्रश्न उत्तर बनाने का या फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।